सबसे पहले फ़ातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अम, मेरा क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक से हट के है। एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि फेस्टिवल लाइफ में जब आप मतलब रिलीजन को फॉलो करने लगते हैं तो रिलीजन इतनी सपोर्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे कि वीकेंड है तो जो है ना, आपके लोग लेट नाइट ड्राइव पे जाने चाह रहे हैं और आप नहीं जाना चाह रहे बिकॉज ये कंसर्न की सुबह मेरी फजर मिस हो जाएगी, या वो बहुत लेट नाइट मूवी देखने जाना चाह रहे हैं और आप नहीं जाना चाह रहे बिकॉज ऑफ द सेम थिंग कि मेरी फजर मिस हो जाएगी। आई वांट टू गो टू बेड बाय 10 PM मैक्सिमम, बिकॉज यू नो योरसेल्फ कि आपके लिए मुश्किल होगा उठना। अब ऐसी छोटी छोटी बातों पे अब मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ, बिकॉज मैं रिलीजन को जितना अंडरस्टैंड करती हूँ, इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग कि अल्लाह के हुकूक अदा करो और बंदों के हुकूक। अब ऐसी बातों पे अगर आपके इर्द-गिर्द लोग अ, नाराज़ हो रहे हैं या मुँह बना रहे हैं, या ये ना इसको बहुत एक इश्यू समझा जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो और इस तरह इम्प्लाई किया जा रहा है कि जैसे आप ऑलमोस्ट उनकी हक तलफ़ी कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है डिसीजन मेकिंग। लाइक इफ यू कुड कमेंट ऑन दिस थिंग। ये हमारी सोसाइटी में जो हमने नॉर्म्स कुछ बना लिए हैं उसमें मुश्किल हो जाता है जी। हम भी इन्हीं में पले-बड़े हैं, ज़ाहिर है कि हमने भी अभी चेंज अपने अंदर पैदा करने की अगर कोशिश की है, तो पीपल आर यूज्ड टू दैट, पीपल आर यूज्ड टू आवर बिहेवियर एज़ वी यूज्ड टू बिहेव अर्लियर। इसमें अब अचानक जो तब्दीली आ गई है, इसमें एक तो ये कि आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि फ़ौरन आपको वो सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो तब्दीली वाक़ई हुई है, वो अभी दूसरों के अंदर नहीं हुई। और हमें उम्मीद है, उम्मीद रखनी भी चाहिए कि दूसरों के अंदर भी होगी, लेकिन वो हमारे अच्छे रवैयों से होगी। ये बात इम्पोर्टेंटली समझनी चाहिए। अ, अभी के लिए यूँ समझ लें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप अडैप्ट कर लें, थोड़ा-सा अपने आप को मुश्किल में डाल के भी अगर करना पड़ता है तो कर लें। लेकिन आफ्टर द मोमेंट इस पे बात ज़रूर करें। उनको ये कहें कि ये मुश्किल है, कि आपके ख़्याल में मेरा जो ये जो मैंने कोशिश की है कि अपने अंदर ये तब्दीली बर्पा करूँ, क्या ये ठीक नहीं है? डू यू अप्रूव ऑफ इट? डू यू थिंक दैट इट शुड नॉट बी मेड? हमें ज़िंदगी में नहीं मालूम कि कब तक का ये मौका हमें मिला हुआ है और हमें कब ये मौका ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये जो अच्छाई की तरफ तब्दीली है, ये हमें करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? कैन वी सॉर्ट ऑफ एडजस्ट आवर रूटीन, दिन की रूटीन हम इस तरह के एडजस्ट कर सकते हैं कि जिसके नतीजे में हम अल्लाह ताला की जो सुबह की नमाज है ख़ास तौर पे, उसको पढ़ने में हमारे लिए आसानी हो जाए। ये उनसे सपोर्ट भी लें, उनको डिस्कशन में भी शामिल करें। जिस हद तक आपके लिए पॉसिबल है उस हद तक एडजस्ट करें, क्योंकि ये तब्दीली आपके अंदर आई है। एक पूरी सोसाइटी की एक सोशल सेटअप में आप रहती हैं, उस सोसाइटी और सोशल सेटअप के लिए कुछ उसकी कुछ डिमांड्स हैं, उसकी कुछ नॉर्म्स हैं, जिस पे वो चल रहा था। अचानक उसके अंदर तब्दीलियाँ वाक़ई करना काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। ख़ास तौर पे वो तब्दीलियाँ जो लाइफ़स्टाइल की तब्दीलियाँ हैं, उनको उनको बर्पा करना बहुत मुश्किल काम होगा। आप जिस वक़्त एक सोसाइटी में रहते हैं या एक इंटरनेशनल मामला है, जिसके अंदर आप जी रहे हैं, तो आप अपनी कोई अलग आइलैंड बनाकर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। छोटी-छोटी तब्दीलियाँ बर्पा करने की कोशिश करें। देयर विल बी टाइम्स, क्योंकि एक बड़ी लंबी मिसाल के तौर पर आपको अपनी आदत पड़ी हुई है लेट सोने की, देयर विल बी टाइम्स कि आप खुद भी आपके लिए सोना मुश्किल हो जाएगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स प्रेशर्स, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। टेक थिंग्स ग्रेजुअली, एक तो ये कोशिश करें। यानी मुझे याद है कि इसकी जब कोशिश करनी शुरू की थी, जब ये तब्दीली वाक़ई हुई थी, तो इट वाज़ अ बिग इश्यू। यानी उसके नतीजे में सारी एडजस्टमेंट हो जाती है ना। अब बच्चे जो हैं वो रात को डिनर पे चले जाते हैं और पूछते भी नहीं हैं कि आपने भी जाना है, इसलिए क्योंकि अंडरस्टूड है कि मैंने रात को लेट डिनर पे नहीं जाना है, और कोई हार्ड फीलिंग्स भी नहीं होती। तो इट विल टेक टाइम। It will take time, it will take some effort, and it will take some adaptations as well. कुछ हमें करनी पड़ेंगी, कुछ जगहों पर हमें थोड़ा-सा रिलेंट करना पड़ेगा, कुछ दूसरों को करना पड़ेगा। कुछ फंक्शंस बड़े लेट होते हैं सोसाइटी में, ज़ाहिर है कुछ फंक्शंस अवॉइड नहीं किए जा सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये करनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर अपनी रिजिडिटी को या अपने ऊपर थोड़ी मुश्किल डालने को ज़्यादा प्रेफ़र करें, बजाए इसके
कि दूसरों को ये कहें कि वो अपनी रूटीन्स को एडजस्ट करें मेरे हिसाब से, वो करेंगे इंशाल्लाह, बट दैट विल टेक अ लिटिल टाइम, उसमें थोड़ा-सा ग्रेजुअली आगे बढ़े इंशाल्लाह। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। थैंक देखें, वही बात, हुँ, हुँ। इसी वो जो आपने फरमाया ना ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आप इसको टॉपिक से रिलेट कर लें। यानी टॉपिक से रिलेट इस तरह से कर लें कि कंसर्न ये है कि लोग इस वक़्त एडजस्ट नहीं कर रहे, लोगों ने नहीं करना ये, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। व्हाट कैन आई डू? आप इस पर फ़ोकस करते हुए आगे चलें। और चूँकि ये एक तब्दीली है और एक लाइफ़स्टाइल की तब्दीली है, इसलिए इसको थोड़ा-सा ग्रेजुअल रखें। इसको बहुत ज़्यादा, एक तो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक तब्दीली लाएँगे तो हो सकता है कि आपके लिए खुद भी मेंटेन करनी आसान ना रहे। तो इसको थोड़ा-सा ग्रेजुअल रखें। मिसाल के तौर पर ग्रेजुअल रखने का मतलब ये है, मैं इसको समझा देता हूँ। यानी आप इस तरह करें, व्हाटएवर टाइम इज़ फॉर फजर प्रेयर, तो आप थोड़ा-सा लेट उठ सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर अगर ये इस वक़्त पौने 5 बजे होती है या साढ़े 4 बजे होती है फजर, तो आप यू कैन वेक अप एट 5:15 एंड देन से योर प्रेयर एंड गो बैक टू स्लीप। यू नो, स्टार्ट एडजस्टिंग योर रूटीन इन अ मोर ग्रेजुअल वे, ताकि अगर आप रात को लेट भी सोए हैं तो सुबह फ़र्ज़ पढ़ के फिर सो जाएँ और फिर अपनी रूटीन को ठीक करें, और इसके साथ-साथ वो कन्वर्सेशंस जारी रखें कि जिसके नतीजे में दूसरों तक ये बात कम्युनिकेट हो कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में ये तब्दीली आए, ताकि हमारे घर में आने वाले बच्चे जो हैं, वो इसके अंदर आँख खोलें। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्या यू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? और अगर अच्छा है तो हम एक-दूसरे के साथ ताउन भी करें इस मामले में। गेट दैट सपोर्ट इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। बट यू हैव टू बी मोर वाइज़ इन दैट एंड मोर गिविंग, थोड़ा-सा रिलेंटिंग होना चाहिए इस मामले में। क्योंकि तब्दीली मेरे अंदर आई है, ये है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। यू। थैंक यू सो मच। अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अ वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सर ये आपने अभी ये बात की ना कि कन्वर्सेशंस जो होती हैं उसका इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, तो जी, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव ऑन दैट। सर, मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन जो है या मैं जिस चीज़ को बहुत अरसे से एक फेस कर रही हूँ कि मैं कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में बैठती हूँ, जिसमें कुछ म्यूचुअल मेरे हस्बैंड के साथ हैं, एक फ्रेंड ग्रुप है जिसमें हम बैठते हैं और हम बात करते हैं। अ, वो जो ग्रुप है सर, उसमें कोई भी प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन नहीं होती है, और यानी कि रैंडम टॉपिक्स चल रहे होते हैं उसमें, और वो सारे ही टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई भी यानी ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई सीरियस गुफ्तगू की जाए। जैसे नेटफ्लिक्स पे शोज चल रहे हैं, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं सर, अच्छा, उसमें चलते चलते ये होता है कि उन रैंडम गुफ्तगू में कोई एक शख्स, जैसे कोई फंक्शन अटेंड किया, उस फंक्शन में किसी शख्स के बारे में बात शुरू हो जाती है। तो वो देखो उसने फलाँ जो है ना उसने ऐसे किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, और फिर उसके ऊपर फिर एक आदमी कमेंट नहीं करता है, वो फिर सभी उस पे शुरू हो जाते हैं। वो नहीं, नहीं उसका तो वो तो है ही ऐसा, और मतलब सॉर्ट ऑफ मुझे लगता है कि वो फिर गीबत के दर्जे में चली चली जाती है चीज़। अब सर वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। और बाज़-औक़ात इससे भी चीज़ें कुछ आगे बढ़ जाती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ? यानी कि अब 10 लोग बैठे हुए हैं और आप उस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, और आप उसको चेंज भी नहीं कर पा रहे, उस टॉपिक को भी चेंज नहीं कर पा रहे। अब आप वहाँ से उठ के चले जाएँ, अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस वक़्त यहाँ से उठ के चली जाऊँ, यानी बाहर निकल जाऊँ, कोई भी बहाना करके मैं वॉशरूम जाना है या मुझे थोड़ा-सा काम है या कोई फ़ोन आ गया है। मैं सोचती रहती हूँ कि अच्छा कुछ इस तरह से बहाना करके यहाँ से उठूँ। लेकिन वो कितनी देर के लिए, जब मैं वापस आती हूँ तो मतलब ये नहीं होता कि हुँ, कोई टॉपिक्स में चेंज आ जाएगी या इस तरह। तो हुँ, मुझे वहाँ पे, और फिर ये होता है कि मुझे ये भी होता है कि ये लोग ये ना समझें कि भई बड़ी वो मतलब ये एरोगेंट है और ये इस तरह है, ये बड़ी वो उस बड़े प्रिंसिपल्स पे चलने वाली है और इस तरह। क्योंकि सर असल में मसला ये है कि जब आप किसी एक प्रिंसिपल को फ़ॉलो करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो लोगों का कमेंट आता है वो कहते हैं, बड़ी ये जी वो बनती है, फलाँ उसमें तो ये ऐसी है, फलाँ एस्पेक्ट में तो ऐसी है। असल में वो एक एस्पेक्ट है जिस पे आप काम करना शुरू करते हैं, और बाकी भी आपकी करैक्टर की वो चीज़ें जो होती हैं वो बेचारी वैसे भी पड़ी हुई होती है, उस पे भी काम नहीं हो रहा होता। वो फ़ोकस्ड वो सारी उस पे चली जाती है, और वो जो एक चीज़ होती है जिस पे आप काम करना शुरू, तो वो हिट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता
कि उस वक़्त मुझे क्या करना चाहिए? यानी उसमें से उस सिचुएशन में से मैं कैसे निकलूँ? या उसमें कैसे मैं टॉपिक को चेंज करूँ या क्या हो सकता है उस वक़्त? तो सर मुझे या इसमें गाइडेंस चाहिए। यानी इट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसको इसको हमें बड़ा गौर करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये इतनी पुरानी आदतें हैं हमारी, और हमारे पास कोई पॉज़िटिव बातें नहीं होती जिस वक़्त हम, जनरली स्पीकिंग, कोई पॉज़िटिव बातें नहीं होती जिस वक़्त हम बैठ के तो पार्टीज़ में या गैदरिंग्स में बैठते हैं। बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू इज़ दैट इस तरह की सिचुएशन में जो आपके आस-पास अगर कोई बैठा है और आपकी बात सुनना चाहता है, ज़ाहिर है कि हम अब गैदरिंग्स में भी हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम उन लोगों के साथ ज़्यादा बैठते हैं कि जो जिनके साथ हमारी ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू हो रही होती है। अब मेबी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर कि मैंने पिछले दिनों एक सेशन में ये बात सुनी कि हमें ये करना चाहिए, तो और ये समझना चाहिए कि ये हर गुफ्तगू जो है वो हमारी ज़ात पर असर डालती है। एंड ये जो पिछली दफ़ा बात जिधर हमने ख़त्म की थी ना जी, आसिफ साहब के सवाल पे, कि ये बात कि मैं मेरा समा बसर मेरा फ़ुआद हर चीज़ के बारे में, सूरह बनी इसराइल में कहा ना कि हर चीज़ जो है उसकी मसूलियत होनी है। यानी मेरी मेरी मेरे ख़्यालात, मेरी जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, बिकॉज़ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट मी। ऐसा नहीं कि ख़्यालात पे मुआख़ज़ा शुरू हो जाएगा, लेकिन ख़्यालात जिनमें मैं अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व रखता हूँ, वो मेरी ज़ात को इम्पैक्ट करते हैं। तो उनसे आप इस तरह से बात करके कि हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज़ के बारे में खुद भी आप वोकल हो जाएँ, यानी डोंट डोंट हाइड इट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपको मालूम है कि लोगों ने ये कमेंट करना है, आप खुद भी कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकी हूँ, लेकिन एक चीज़ का मैंने सोचा है कि हमें ये ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके ख़्याल में ये कोई मुनासिब चीज़ है? डोंट यू थिंक वी शुड, ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे हमारी ज़ात पे कितना क्या फ़र्क पड़ेगा? हाउ विल इट अफ़ेक्ट अस? इसको शुरू करके देखें। पीपल माइट नॉट लाइक इट। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, लेकिन रहें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने टेम्पर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। आपने अपने आप को ना बड़ा बनाना है, आपने अपने आप को एक हम्बल जगह पे खड़े करते हुए ये बताने की कोशिश करनी है, और गिव इट टू समबडी एल्स कि मैंने एक किताब पढ़ी है, या मैंने एक ग्रुप में हम बात कर रहे थे तो उधर ये बात सुनी है, और मुझे लगता है कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आप लोगों की क्या राय है इस मामले में? एक छोटे ग्रुप में बात शुरू कर लें। एक छोटे ग्रुप की बात जो है जब वो बढ़ती है तो हो सकता है कि दूसरे भी इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएँ। सो यू सी देयर आर 2 वेज़ ऑफ गोइंग अबाउट इट। एक तो तरीका ये है कि आप ये दूसरों को बताते हैं कि ये बात जो ये गलत है, अच्छी नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। इससे ये इंप्रेशन जाएगा डेफिनिटली कि आप यू आर बीइंग होलियर देन दाऊ वाला एटीट्यूड है आपका। लेकिन एक दूसरी तरीका ये हो सकता है कि आप एक छोटे ग्रुप में कोई नई बात शुरू कर दें, व्हिच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, कि हम इस मामले में ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है, मैं और आप क्या कर सकते हैं? इस वक़्त बड़ा बुरी तरह से कोई परेशानी पैदा हो गई है, कोई मुश्किल आ गई है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू अबाउट इट? इस टॉपिक को इस तरफ चेंज करने की आज कोशिश कर लें, नहीं कोई तैयार हुआ बात करने के लिए, कोई बात नहीं, हम इसकी कोशिश करते रहेंगे। वन डे मेबी आपके पास कुछ कंपनी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। ये जो चीज़ आज वजूद में आ चुकी है, ये असल में एक ओवरवेलमिंग किस्म की सोसाइटी की नॉर्म है, जिसको चेंज करना अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। आप अगर इस चीज़ पर खड़े हो जाएँ कि हमने इसको ठीक करना है, और इसमें थोड़ा बहुत अगर लोग जो हैं वो मुखालफत भी करेंगे तो करने कोई हर्ज नहीं, और हम परफेक्ट नहीं हैं। इसलिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ। बाकी लोगों के वो जैसे ही मैं ये सोचने लग पड़ूँगा ना कि इसके नतीजे में लोग क्या कहेंगे, तो फिर मैं अपने सर्कल ऑफ कंसर्न में चला गया हूँ। लोग जो कहेंगे वो कहेंगे। मुझे असल में वो करना है जो मैंने करना है। मैं क्या ठीक समझता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरा कोई इन्फ्लुएंस है, वही बात। देखिए क्या क्या मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यानी मैंने सोचना है कि इस मौके पर क्या बात करनी है और किससे करनी है। मेबी उसके दिल में कोई बात उतर जाए। यानी ये बात कि ये तो इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई समझाने वाली चीज़ ही नहीं है कि ग़ीबत गलत चीज़ है, ग़ीबत एक बुरी चीज़ है। तो इस चीज़ को अगर हम बयान करें, तो लोगों को ऐसा लगता है, मैंने कई दफ़ा लोगों से ये सुना कि फिर बात क्या करें? दैट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, कि फिर बात क्या करें का मतलब ये है कि हमारी इतनी आदत है कि हमारे पास कोई पॉज़िटिव गुफ्तगू ही नहीं है। बल्कि मुझे याद है कि मेरे एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो जब आया करते थे तो वो कहा करते थे, चलो
थोड़ी-सी ग़ीबत करिए। ठीक है? और ये यहाँ से बात शुरू किया करते थे कि दूसरों के बारे में थोड़ी-सी बात। तो दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी टेकन वेरी लाइटली, इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये इसका हमारे दिलों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हम इस चीज़ के इस ची सबसे बड़ी चीज़ तो ये पड़ती है कि ये इसकी बुराई का होने का एहसास देखें इतना ख़त्म हो गया है कि हम इसको मज़ाक में ले लेते हैं। ये इस एस्पेक्ट के लिए आपने जिद्दोजहद भी करते जानी है और ये भी सोचते जाना है कि व्हाट कैन बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। ज़रूर सोचते जाना है जी, इसको ख़त्म नहीं होने देना। खलील आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक छोटी-सी चीज़ पूछनी थी कि ये जो किसी को माफ़ करना होता है, इसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है? मतलब मैं इस तरह देखता हूँ कि सिचुएशंस में कि माफ़ करने का एक तो मतलब ये है कि हम उसको उस प्रेज़ेंट सिचुएशन में हम आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे नेगेटिवली, कुछ नहीं कहेंगे, चुप हो जाएँगे, अपने तई एक माफ़ कर दिया। लेकिन साथ ही एक एहसास दिल में कई दफ़ा होता है कि अच्छा यार अल्लाह ताला इससे पूछ लेंगे उस दिन। तो क्या ये माफ़ी के खिलाफ है इस तरह सोचना कि अल्लाह ताला उस दिन उससे बदला ले लेंगे? या हमें भी इस हद तक भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला भी इसको माफ़ कर दें? आइडियली तो यही होना चाहिए लेकिन मतलब अ, दिल इस पे जिसको कहते हैं ना उस वक़्त इतना नाराज़ होता है कि वो इस तरह का ख़्याल आता नहीं है दिल में। क्योंकि मैं अगर उस तरह रियलिस्टिक होके सोचूँ तो फिर ये भी ख़्याल आता है कि मेरे बारे में जो मैं कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ करता हूँ तो लोग भी इस तरह मेरे बारे में फिर सोचते होंगे तो उस दिन अल्लाह ताला मुझे फिर कैसे माफ़ करेंगे? तो इसको यानी जब अल्लाह ताला भी कुरान पाक में कहते हैं कि तुम दूसरों को माफ़ कर दिया करो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें भी मैं फिर उस दिन माफ़ कर दूँ? इसको थोड़ा प्लीज़ बताइए कि इसका प्रैक्टिकल क्या तरीका हो सकता है? कैसे इस कंस्ट्रक्शन को मैं चेंज करूँ? बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इस मामले में, उसको बड़ा अच्छी तरह से अलग-अलग रखना चाहिए। एक है चीज़ किसी की गलती पे सरफ़े नज़र करना, यानी उसको बहुत ज़्यादा इस पर ना कंडेम करना, ना उसके बारे में रिप्रिमांड करना, बल्कि उससे थोड़ा-सा नरमी का रवैया रखना। ये एक एस्पेक्ट है। माफ़ करना जो है ना कि बिल्कुल माफ़ ही कर दिया जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरे के अंदर ये जज़्बा भी हो कि मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दें। यानी एक वो है कि जिसके बारे में आपने खुद असेस किया है कि इसकी ये गलती है। वो हो सकता है गलती समझ ही नहीं रहा हो, वो अपना हक समझ रहा हो। आपने जो कुछ उसका रवैया है, उसके बारे में सरफ़े नज़र कर लिया कि नहीं ये आदमी अभी शायद इस तरह सोचता है, इसका मामला जो है वो उस तरह उस लेवल पर ये कॉन्शियस नहीं है। मेबी दैट इज़ द रीज़न दैट ही इज़ डन इट। अगर ऐसी बात है तो उससे सरफ़े नज़र करें, उसके साथ मामला करने में एहतियात करें कि क्योंकि वो ही थिंक्स लाइक दैट। एक आदमी माफ़ी माँग रहा है आपसे कि देखें खलील मैंने ये जो बात की थी ये ठीक नहीं थी। मुझे इस पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें। उसको तो माफ़ इस तरह कर दें कि बस माफ़ ही कर दें। यानी बिल्कुल दिल से निकाल दें क्योंकि उसने आगे बढ़ के माफ़ी माँगी है। यानी जब ये माफ़ी माँगने का मतलब ये है कि जब मैं अल्लाह ताला से माफ़ी माँगूँ तो मुझे उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला मुझे बिल्कुल ही धो दें। यानी मेरे ऊपर से कोई प्रॉब्लम ना रहे फिर मेरी बाकी। अगर ये है तो फिर मैं भी ये रवैया इख्तियार करूँ और बहुत अच्छी तरह से। सरफ़े नज़र करने का मतलब ये है कि एक आदमी की गलती को मैंने इग्नोर कर दिया है, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोइंग टू गेट बैक एट हिम। मैं उसके स्टैंडर्ड पे उसके साथ मामला नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो जानता है, अगर वो समझ के कर रहा है, तो फिर उसको ज़ाहिर है कि जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो उसको इन एनी केस देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। वो जो आपने ख़ास तौर पे वो आयत कोट की है सूरह नूर की, वो बड़ी ही शानदार आयत है इस मामले में और वो ख़ास तौर पे देखिए किस मामले में है। कुछ लोगों के साथ हम ये कमिटमेंट करते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से हमारी फैमिली या हमारी हमारी मेरी बेटी के हवाले से या मेरे मेरे बच्चों के हवाले से या मेरे हवाले से कोई बदतमीज़ी सामने आ गई है। उसने उसने हमें हमारी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए कोई मामला कर दिया है और फिर उसने उसकी तरफ से एक तरह का अफ़सुर्दगी का इज़हार भी हुआ है कि ये मैंने गलती कर दी है। अब मैं इस जगह पे खड़ा हो गया हूँ कि मैं इसकी अब हेल्प नहीं करूँगा। ये ख़ास कॉन्टेक्स्ट है उसका उस आयत का। अल्लाह ताला ने इस पे ये कहा है कि जब कोई इस तरह का मामला हो जाए कि जिन लोगों ने ये मामला किया और इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो उनको माफ़ कर दो। यानी क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ कर दे? ये इसके बारे में बाज़ रिवायतों में तो ये आता है ना कि ये ज़ाहिर है कि उस वाक़ये से रिलेटेड है कि जो वाक़या इफ़्क हुआ और उसमें हज़रत आयशा के बारे में जो बातें फैलाई गई, उसके हवाले से ये बात हुई कि वो जब कहते ये हैं कि हज़रत अबू बकर किसी की हेल्प करते थे अपने किसी रिलेटिव की,
जो हिजरत करके आए हुए थे और वो भी उसमें शामिल हो गए थे, उस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा थे वो। और जब इनको गुस्सा चढ़ा कि ये मैं मदद भी कर रहा हूँ और फिर भी ये इस तरह का मामला हो रहा है, तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये बात कही। ज़ाहिर है कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट हिदायत है, लेकिन मैं आपसे जो गुज़ारिश कर रहा हूँ, वो उसको दोनों को अलग-अलग कर लें। यानी एक है आपका तरफ़े नज़र करना, यानी चीज़ों को अपने स्टैंडर्ड पर मैंने रखना है, मैंने किसी के स्टैंडर्ड पे बात नहीं करनी है। वो अगर मेरे पास आ गया और वो कह रहा है कि जी आई एम वेरी सॉरी, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि अपने दिल से पूरी तरह से अपना ग्रज भी निकाल दूँ। किसी किस्म का कोई मुझे शिकायत बाकी ना रहे, इसलिए क्योंकि वो माफ़ी माँग रहा है। तो उस पे तो बिल्कुल ही टोटली रिलेंट कर देना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों पर भी इसी तरह से माफ़ फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी, अगला सवाल लेने से पहले मोहित साहब, जो आपने पॉइंट्स रिफ्लेक्शन के लिए भी मेंशन किए थे सेशन के स्टार्ट में, मैं उस वक्त से पहला वाला जो आपका पॉइंट था कि कैन वी चूज व्हाट टू फोकस ऑन, क्या हम फैसला कर सकते हैं, इरादे से अपना फोकस कर सकते हैं किसी एक चीज पे और दूसरे पे फोकस ना करें, जिससे नेचुरली हमें टेम्पटेशन आ रही है फोकस करने की। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। और एक तो ये कि जस्ट कमेंट, सवाल कम है इसमें, कमेंट ज्यादा है कि कर तो सकते हैं, लेकिन आई थिंक बहुत मुश्किल काम है ये, एटलीस्ट शुरू में मुश्किल है, शायद आदत डालने से हो जाए। और साथ ही साथ मुझे कुछ ऐसे दोस्तों का, ऐसे कुलीग्स का, ऐसे रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा था कि जिनके बारे में शायद मेरी राय ये थी कि बड़ी सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद वो बड़े प्रोएक्टिव लोग हैं जो बड़ा कंट्रोल रखते हैं अपने फोकस के ऊपर। जैसे व्हेन आई से सेल्फ सेंटर्ड, मैं किसी नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं कह रहा था, मैं हम पर्सनालिटी टाइप के हवाले से कह रहा था। जैसे कुछ लोग हैं जो दिन के पहले 1 घंटा 2 घंटा एज अ मैटर ऑफ डिसीजन अपना फोन नहीं चेक करेंगे, अपनी ईमेल्स नहीं चेक करेंगे, वो किसी किस्म के ऐसे एंगेजमेंट में मीटिंग नहीं रखेंगे कभी, और उनसे बातचीत हो तो वो कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि दिन का शुरू जो है वो मेरा ऐसे हो कि लोग मेरा फोकस तय करें। मैं खुद चाहता हूँ पहले मैं खुद डिसाइड करूं कि मैंने पूरे दिन में क्या करना है, और फिर मैं एंगेज करना शुरू करूं लोगों के साथ। तो आई फील एनवियस नाउ ऑफ दोज पीपल की जिन्होंने ये हैबिट कर ली डेवलप। वेरी ट्रू। जो आपसे सवाल होगा, वो ये होगा कि जब आपने ये फरमाया कि मैं उसी पर सोच रहा था, उस एक नुक्ते पर, तो ये आपका कॉन्शियस फैसला था सोचने का या आप सोचते चले जा रहे थे और आपको पता ही नहीं चला? ये भी अच्छा सवाल है। ये ये दिस वुड बी अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन ओवर हियर, बिकॉज़ अगर ऐसा था तो फिर वो वही चीज़ है कि फिर आप नहीं कर सकते, रोकना मुश्किल है। और अगर कॉन्शियस फैसला था फिर तो बिल्कुल ठीक है। क्या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं? दोनों भी हो सकते हैं कि टेम्पटेशन भी थी और फिर कॉन्शियस फैसला भी था। वी विल बी ट्रिगर्ड मैनी टाइम्स, हमको ट्रिगर हो जाएगा। असल में हमने उस ट्रिगर के पीछे भागना है या नहीं भागना, ये हमारा फैसला होता है। ट्रिगर हमारा हो जाएगा, कोई थॉट आ जाएगी, वो कोई कोई ख़्याल आ जाएगा, लेकिन मैंने उसको कितना फ़ॉलो करना है ये मेरा फैसला है। इसको मुझे अपना फैसला बना लेना है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। इट बिकम्स डिफिकल्ट, इट इज़ लाइक ट्राइंग टू पुट हार्डनेस ऑन योरसेल्फ कि नहीं, एक बकचोद घोड़े की तरह नहीं पीछे पड़ जाना किसी चीज़ सोच के, सोचना है उस चीज़ के बारे में कि जो फ़ायदा पहुँचाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जी, बट आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू रिफ्लेक्ट ऑन दीज़ क्वेश्चंस। अगर हो सके तो मैं उसको ना जी अभी अली को भेज दूँगा, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर कर देंगे। एक इसमें छोटा सा कमेंट और कि इसमें एक बड़ी छुपी हुई खूबसूरत चीज है। एक ह्यूमन लिमिटेशन है जो एज अ स्ट्रेंथ आई थिंक यूज हो जाती है इस मामले में। अगर हम डिसाइड करके फोकस करें किसी चीज पे, ह्यूमन लिमिटेशन ये कि हम एक वक्त में एक से ज्यादा चीज पे फोकस नहीं कर सकते। आपने लास्ट सेशन में एक्चुअली आई थिंक ये मेंशन भी किया था कि हम बिल्कुल ही ऑपरेशनल नौयत की चीज तो शायद ये हो सकता है कि हम अंडा फ्राई करते हुए किसी से बात कर लें, लेकिन वैसे हम एक वक्त में एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग एज सच एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर हमने फैसला कर लिया, या आई थिंक फोकस के बारे में सोचना शुरू करना ही बजाते खुद एक पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टोन को रोल करना है, कि उसके बाद आने वाला स्टेप पहले से बेहतर ही होगा, क्योंकि अब हम अब हमारा फोकस खुद इस बात पे शिफ्ट हो चुका है कि हमारा फोकस किधर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मालूम हो जाए और ये पता चल जाए
कि मैं इस वक़्त उस कंट्रोल को छोड़े बैठा हूँ। जब छोड़े बैठा हूँ और ये इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक्शन स्टेप्स में जब आऊँगा, पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पर इत्मीनान कर लें कि ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता और इसका कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। यानी दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ज़ाहिर है कि हम जिस वक़्त कोई काम करना चाहते हैं, तो इसलिए करना चाहते हैं कि उसका हमें एडवांटेज होगा इंशाल्लाह, अपनी ज़ात के लिए, दूसरों के लिए। इफ वी फील दैट इट इज़ ऑफ नो यूज़, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है ना, फिर तो जो हो रहा है होने देते हैं। रोज़बीन आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। सर अभी जो बात हो रही थी उस उस पे भी एक सवाल है और पहले का भी एक सवाल है। जी। ये जो सोच पे जो हमारा कंट्रोल है, वो तो हम कर सकते हैं। उसकी मिसाल नमाज़ की है, बार-बार हम फिर उस पर वापस आते हैं। तो उस हद तक तो हो जाता है। लेकिन जब दूसरी नमाज़ के बाद जो हमारी रोज़ रूटीन की जो थॉट्स होती हैं, उसको फिर इतना कॉन्शियसली उस पर नहीं वापस आ रहे होते, तो फिर जो आती है उसी पर चलते रहते हैं। राइट, आई एग्री विद दैट जी। इसका मतलब है कि अगर हम कॉन्शियसली चाहेंगे तो कर लेंगे, ये मतलब हो जाएगा ना जी इसका। प्रैक्टिस की ज़रूरत है फिर। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये आपने इस पर सोच के उन पाँचों सवालों के ऊपर अपनी राय अगर आप मुनासिब समझें तो नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन जब हम खोलेंगे तो मैं चाहूँगा कि उस पर आप ये शेयर करें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ठीक है सर। और सर सवाल मेरा ये था कि हमारी जो कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, उससे हमारे रवैये बनते हैं या जो मेरा रवैया है उससे मेरी जो गुफ्तगू है वो फूटती है? बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये विशेष साइकिल है जी। यानी एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ये वैसे ही साइकिल है जिस तरह से थॉट्स और फीलिंग्स का साइकिल है। यानी आपकी फीलिंग आपकी थॉट्स को, आपकी थॉट्स आपकी फीलिंग्स को ये एग्रीवेट करती चली जाती है। ये एक स्पाइरल बनता है जो लेके जा रहा होता है। आपको एक चीज़ जिसको आप ज़्यादा डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं उसको चेंज करना है। आम तौर पे मेरी राय अभी तक ये है, मैं चूँकि कॉग्निटिव अप्रोच का ज़्यादा कायल हूँ। मेरी राय ये है कि हम अपनी थॉट्स को चेंज करके अपनी फीलिंग्स को स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट स्पेसिफ़ाइंग आवर फील। हम अपनी कंस्ट्रक्शंस को चेंज करके अपनी फीलिंग्स को स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। ये जो इधर से अप्रोच करना पड़ेगा, वरना अगर आप एक थॉट और फीलिंग के स्पाइरल में पड़ गए हैं, इसी तरह से अगर एक कन्वर्सेशन है और कन्वर्सेशन के नतीजे में एक रवैया बन गया है और उस रवैये के नतीजे में मज़ीद कन्वर्सेशन ही में उसी इस नौइयत की कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये बढ़ता चला जाएगा। उस रवैये पे भी नुकसानदेह हो जाएगा, उसकी कन्वर्सेशन भी उसी टॉपिक पर होनी शुरू हो जाएगी। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। यानी और जिस चीज़ को आप ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पर कन्वर्सेशन एक एक्शन है ना, एक्शंस आम तौर पर ज़्यादा कंट्रोल होते हैं। रवैये ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं। उनके ऊपर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कन्वर्सेशंस चेंज करना शुरू कर दें, रवैयों पर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड ठीक। क्वेश्चन जी, थैंक यू वेरी मच। नौशाबा आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अभी जिस तरह से आप थॉट्स और उनकी बात कर रहे थे, तो मेरी एक लाइफ में एक सिचुएशन है जो मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस शख्स से बात करूँ, तो बहुत नरमी से और उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनूँ। और लेकिन जब मैं बात शुरू करती हूँ, तो उनसे बात करते-करते जब वो अपने बार-बार वही प्रॉब्लम रिपीट करते हैं, तो वो जो मैं अपने थॉट में रखती हूँ कि मैंने नरमी से बात करनी है, तो वो तमाम चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जाती हैं। और मैं फिर दोबारा उसी में आ जाती हूँ कि ये वही बातें हो रही हैं, तो जो मुझे इरिटेट करती हैं, जो मैं उनको शो नहीं करती, लेकिन इंटरनली मैं खुद उससे इरिटेट होना शुरू हो जाती हूँ। और ये प्रोसेस काफ़ी अरसे से स्टार्ट हुआ हुआ है। और लेकिन मैं उसमें अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग को डिफरेंट तरीके से डील करती हूँ, कुरान की आयत से, अपने आप को समझा के कि अगले बंदे का एक बीमार है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेंटल इलनेस में है, तो उसके कंट्रोल में नहीं है लेकिन मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जब वो राइट। बात करने का टाइम आता है तो उस वक़्त मैं फ़ेल हो जाती हूँ। फेल हो जाती है का क्या मतलब है? सर हाँ, मतलब मैं जितना मुझे लगता है कि मुझे प्यार से हैंडल करना चाहिए ना, मैं हैंडल नहीं कर पाती। मतलब मैं इंटरनली खुद बहुत इरिटेट और मतलब इन द एंड एक आधा लफ्ज़ ऐसा निकल जाता है जो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं हुआ। बाद में फिर मुझे उस पे बड़ा गिल्ट भी होता है। मतलब फिर मैं ये सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम नहीं करना लेकिन फिर हो जाता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न होगी कि मैं अपने उसको थ्रेशोल्ड नहीं है। कंट्रोल। हमारा थ्रेशोल्ड होता है ना जी।
एक हमारी बर्दाश्त का, हमारी हर चीज़ में हमारा एक लिमिट है। अगर हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, तो उसकी थ्रेशोल्ड को हम बढ़ा तो सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं कर सकते। ये एक उसूल के तौर पर ये बात को वैसे ही समझ लेना चाहिए। हम में से हर एक का बर्दाश्त का एक थ्रेशोल्ड है। देखिए, जिस तरह हम एक फ़िज़िकल पेन का हर एक का थ्रेशोल्ड होता है ना, वो कहते हैं कि इंसान की अगर फ़िज़िकल पेन एक हद से ज़्यादा हो, तो आदमी का ज़हन डिस्कनेक्ट हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी। यानी दिस दिस हैपेंस, और ये बड़ी अल्लाह की रहमत होती है। इसी तरह से आप अगर एक पेन को या एक इमोशनल पेन को बर्दाश्त कर रहे हैं या इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, तो एक हद से ज़्यादा आप कर नहीं पाते। तो वो जो उसकी प्रैक्टिस जो है कि मैंने इसको करना है, और ये हम सबकी ज़रूरत है। आपने ये बात फरमाई है, तो मुझे अपने पिछले दिनों एक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी, इन फैक्ट आई फील वेरी गिल्टी अबाउट इट। बार-बार ये हुआ मेरे साथ, 2-3 मर्तबा हुआ। एक ही क्लाइंट के साथ 2-3 मर्तबा ही हुआ। यानी मुझे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिस वक़्त हम एक साइकिल में फिरने लग पड़ते हैं, यानी जो काम उनको सजेस्ट किया जा रहा है वो कर नहीं रहे, हम उसी जगह पर घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, और एक अरसा गुज़र चुका है। यानी अब वो एक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, इनके साथ क्यों ये टाइम मैं दे रहा हूँ। तो कई दफ़ा लगता है कि सिर्फ़ वो जो एक पुराना थेराप्यूटिक किस्म का जो मेरा आइडिया नहीं है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट ऑफ द फ़ेवर, यानी मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि आप अब नेगेटिव चीज़ें बयान करते जाएँ, तो ये कैथारसिस होता है और इसके नतीजे में आदमी पॉज़िटिव हो जाता है। ये मेरी अप्रोच नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि वी शुड, वही जो भी मैंने आपको बताया, हम अपने कंसर्न से निकलें और अपने कंट्रोल और अपने इन्फ्लुएंस पे आएँ, और ये देखें कि हम कर क्या सकते हैं। लेकिन जिस वक़्त ये मेरे साथ हुआ, और ये बड़ी बदकिस्मती है, इट इज़ टोटली अनफॉर्चुनेट, आई एम नॉट एट ऑल जस्टिफाइंग इट, और इसने मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि मेरे अपने थ्रेशोल्ड को अभी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ये थ्रेशोल्ड्स हमें बढ़ाने हैं। ये जो सब्र का है पैमाना, इसको हमने बड़ा करना है। लेकिन मुश्किल काम है, आई टोटली एग्री विद दैट। बहरहाल ये जो मौक़े हैं, यही हैं जो कि बड़ा करने का बायस बनेंगे। तो आपने इस चीज़ को सोचना है, उसकी कंस्ट्रक्शन को सोचना है, उसके बारे में इंक्विज़िटिव हो जाएँ। यानी उनसे ये पूछें, मिसाल के तौर पर, कि अगर वो आपका करीबी ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि करीबी ताल्लुक होगा तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और आपसे इतनी बेतकल्लुफ़ से कर रहे हैं। तो उनसे ये पूछिए कि मुझे ये बताएँ कि ये जो सारी गुफ्तगू है, इससे क्या आपकी तकलीफ़ कम हो रही है? इज़ इट हेल्पिंग यू? हाउ इज़ इट हेल्पिंग यू? इसके बारे में इंक्विज़िटिव हो जाएँ, वाक़ई क्यूरियस हो जाएँ। ये उनको फँसाने का क्वेश्चन नहीं है। ये मतलब रियलाइज़ कराने के लिए नहीं मैं पूछ रहा कि क्या वाक़ई मतलब वो समझें, इससे कुछ नहीं हो रहा। नहीं, मैं जानना वाक़ई चाहता हूँ कि क्या इसमें इस गुफ्तगू से उनको कोई तकलीफ़ में कमी वाक़ई होती है? हाउ डज़ इट मेक हर फ़ील और हिम फ़ील कि ये जो है मेरा ये अपनी तकलीफ़ को बयान करना, ये यहाँ पर कोई फ़ायदा दे रहा है? क्या फ़ायदा महसूस कर रहे हैं वो इससे? इसको समझने के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं। मैंने ये अपने लिए सोचा था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लेट मी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो है, जो एक ही जगह पे खड़े हैं, वो ना वो एक्सरसाइज़ कर पाते हैं, ना वो सारे काम जो मैं उनको बताता हूँ, वो उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। फिर वो क्यों बात कर रहे हैं कंटीन्यूअसली एक चीज़ पे? तो अब मैंने ये सोचा था कि मैं ये पूछना शुरू कर दूँ कि इससे क्या फ़ायदा हुआ? हाउ डू यू फ़ील? तो एक आदमी को सिर्फ़ हर जगह पे अपनी अपनी प प्रॉब्लम्स बयान करके वो महसूस करता है कि वो मैं क्या हुआ है? मैं मतलब आई फ़ील डिसएम्पावर्ड, सो व्हाट? मैं अब क्या करूँ? क्या फ़ायदा होगा इससे? ये सवाल है जो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये इसका कोई जनरल आंसर नहीं है। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन एक आंसर इसको वो जो स्पेसिफिक हो जाए उस आदमी के लिए, वो मैं उसी से डिटरमिन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद शायद ये बेहतरी पैदा हो जाए कि वो इससे से निकल सके। यानी मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैं उनसे बड़ी पुरानी बात करता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि 1-2 चीज़ें तो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, जब बहुत ज़्यादा कुरेदा गया, तो पता चल गया कि यानी इसके नतीजे में ज़िम्मेदारी का एहसास कम हो जाता है। यानी आपको अगर ये पता चल जाए ना, हर वक़्त आप बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये इसलिए अगर मैं 10 चीज़ें नहीं कर सका तो मैं नहीं कर सकता। यानी ये अपने अंदर एक 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 यूँ समझ लें कि एक वो क्या कहते हैं, सैटिस्फैक्शन पैदा हो जाती है दैट आई कांट डू इट। तो क्या इसलिए हम कर रहे हैं? हम सिंपली व्हाई नॉट जस्ट एग्री कि हम नहीं कर सके? ये भी एक नौइयत की लैक ऑफ ह्यूमिलिटी है
कि मैं ये बताऊँ अपनी गलतियों का अपने हालात के ऊपर डाल के ये बताने की कोशिश करूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। लैंग्वेज को बहुत बहुत एम्पावरिंग बनाएँ। स्टॉप यूजिंग द हुँ। वर्ड्स, लोगों से ये कहें कि दे शुड स्टॉप यूजिंग दीज़ टर्म्स के आई कांट डू इट, आई कैन नॉट हैंडल दिस सिचुएशन। ये मैंने बहुत सुना, लोगों को ये कहते हुए बहुत सुना, आई कैन नॉट हैंडल दिस सिचुएशन। यू आर हैंडलिंग इट, आई मीन व्हाई डू यू से दिस? ये आप क्या बात कर रहे हैं? यू आर हैंडलिंग इट, यू आर गोइंग थ्रू इट। आई मीन ऐसा तो नहीं हुआ कि ये सिचुएशन पैदा हुई तो आपने सांस लेना बंद कर दिया। नहीं, यू आर हैंडलिंग इट, तो व्हाई डू यू से दैट आई कांट हैंडल इट? ये वाला एस्पेक्ट जो है, इससे लोगों को उठाने की कोशिश करनी है, मोहब्बत से, प्यार से। ये गलती हो जाती है जब आदमी ये महसूस करता है कि मोहब्बत नहीं काम कर रही, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन ये हमारी गलती है जी। ये हमें इसको ठीक करना है। जी। आई टोटली अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमें अपने थ्रेशोल्ड को बढ़ाना है इंशाल्लाह। सर लेकिन उसको क्या क्या किया जाए? लाइक मैं उसको डायग्नोसिंग भी करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या मसला है? अगर मैं उनकी बात सुन लूँ, तो बस प्यार से इन द एंड 2-4 जवाब दे दूँ। मैं टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती हूँ जब मतलब मुझे लगता है क्या, लेकिन वो टॉपिक चेंज भी नहीं हो पाता। और तो मुझे मुझे क्या करना चाहिए? मतलब मैंने ये देख लिया कि उनके साथ इस बात का कोई हल नहीं है। नहीं, आप अ, उनसे ये तो पूछें कि ये तो हमने पिछली बार ही बात की थी, तो इससे आगे क्या हुआ? यानी आपने फिर इसके बारे में क्या किया? ये असल में जो आप जिस बात से फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, वो असल में ये मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको कन्फर्म कर दीजिएगा, वो ये है कि वही बात दोबारा हो जाती है, वही बात फिर से जी, हो जाती है, मतलब ठीक है? नहीं, वो जिस तरह एक अपनी पास्ट की हिस्ट्री रिपीट करते रहेंगी, या जो अभी उनके साथ सिचुएशन बनी हुई है, मतलब वो अपने आप को बहुत जिस तरह मजलूम इंसान नहीं होता, बेबस मजलूम, हत्ता कि इनमें से कुछ अप्लाई होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन वो मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को उसमें मैं फिर उनको पॉज़िटिव भी दिखाती हूँ, देखें ये आपकी ज़िंदगी में बेहतर है। लेकिन वो हर चीज़ में फिर नेगेटिव उसको छोड़ेंगे तो एक और पॉइंट पकड़ लेंगे। तो वो इन द एंड जो मतलब मुझे होता है कि अच्छा वो तो मेंटल उनको है प्रॉब्लम या जो भी है, कोई बीमारी मतलब होगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं क्यों इरिटेट हो रही हूँ, लाइक मुझे बहुत पेशेंस चाहिए। और मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ फ़ोन करने से पहले, फ़ोन पे बात करने से पहले। मैंने पोलाइटनेस से बात करनी है। हुँ, मुझे मेरे अल्लाह ने क्या कहा हुआ है, बहुत अच्छी मैं बात है अपने जी। आप को बस लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ना आपकी, इस प्रैक्टिस के नतीजे में इंशाल्लाह आप अगर मुड़ के देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। आपको हुँ, महसूस ये हो रहा है कि आप इस हफ्ते में बात हुई, अगले हफ्ते में बात हुई, अगले हफ्ते में बात हुई, आपको ये महसूस हो रहा है कि इसमें कोई वाक़ई तब्दीली नहीं आ रही, मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। नो, डोंट डू दिस। आप ऐसे करें कि आज 6 महीने पहले मुड़ के देखें, कि क्या था? और फिर देखें कि तब्दीली आई है या नहीं आई। ये तब्दीली इतनी सटल होती है कि आपको फ़ील नहीं होगा। आप अगर इस पे वर्किंग कर रही हैं, तो आप 6 महीने पहले की अपनी गुफ्तगू उनके साथ देखें और आज देखें। आपको लगेगा कि बहुत डिफ़रेंट जगह पे खड़ी हैं आप। अब आपका थ्रेशोल्ड बहुत आगे है। ये महसूस होता है आपको? ये अगर सर महसूस मैं होता है ना, पहले उनसे अच्छी तरह बात कर लेती थी। मतलब राइट, रिसेंटली मेरे अंदर ये इरिटेशन आनी शुरू हुई है। राइट। इसका मतलब है कि फिर आपने इसकी इसकी जो वर्किंग है, वो इस इरिटेशन के बाद शुरू करनी है ना। यानी हुँ, अब आपको इरिटेशन आ रही है, तो अब आप इस पे वर्किंग शुरू करके वो जो गुफ्तगू है उसकी फ्रीक्वेंसी में भी उतनी ही रखें, लेकिन कोशिश करें कि उसमें आपने अपने थ्रेशोल्ड को बढ़ाना है और सही। इंक्विजिटिवली बढ़ाना है। ये समझना है कि वो मिसाल के तौर पर उनसे वो वाले क्वेश्चंस पूछें ज़रूर, कि जो उनको ये बताएं कि आपको ये समझाएं कि क्यों ये बात कर रही हैं, वाई इज शी टॉकिंग अबाउट इट ऑल ऑल द टाइम, वो क्यों इस जगह पे फोकस नहीं हो रही हैं, यानी इस तरह की बात करने से उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? ये पूछ के देखें उनसे। लेट्स सी व्हाट शी सेज़। ठीक ठीक है सर। यानी थैंक यू मैं सर। आपको आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि वो जो मैंने अभी वाक़या आपको बताया, उसमें जब ज़्यादा हमने वो एक्सरसाइज़ की, उसमें बात इधर तक पहुँच गई थी कि इसके नतीजे में मुझे लगता है कि मेरी अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये वो हुँ, जगह आ गई थी कि जिधर इंसान जो है वो इस कॉन्फिडेंस में खड़ा हो जाता है कि मैं ये कह सकता हूँ। वो अगर ये कह पाएँ तो शायद ये ऐसा नहीं कि उनका भी ये रीज़न होगा। उनका जो रीज़न है वो उनसे हुँ, समझना है हमें। सही, हेल्प हर गेट टू दैट। सही। ठीक है, थैंक यू सर। यू आर वेलकम जी।
दो पॉइंट मोहित साहब इसी हवाले से जो लास्ट सवाल अभी बहन ने पूछा, एक ये कि अगर हम उसकी सोर्स ढूंढने की कोशिश करें कि ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आती है, क्योंकि आई कैन पर्सनली रिलेट टू इट ऑल्सो, एंड आई एम श्योर हम सब कर सकते हैं रिलेट। जैसे अक्सर वालदेन से कुछ कॉन्वर्सेशंस करते हुए या कुछ बुजुर्गों से या कुछ दोस्तों से ये एहसास आ जाता है कि यार ये बात फिर अब वो कहानी शुरू हो गई है। कुछ केसेस में तो आपको पता होता है, आपको लफ्ज भी पता होता है उन्होंने क्या कहना है। मेरे ख्याल में एट टाइम्स एक पोटेंशियल वजह, एक पॉसिबल वजह ये हो सकती है कि हम एक ऐसी चीज की जिम्मेदारी महसूस कर रहे होते हैं जो हमारी जिम्मेदारी होती नहीं है। वो ये कि इनके एटीट्यूड को या इनकी सिचुएशन को हम फिक्स करते हैं, और हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि क्यों नहीं फिक्स हो रहा। हम उनको जज करने लग जाते हैं, या हम उनके बारे में ये फैसला कर लेते हैं कि ये इनके लिए आसान है काम जो ये नहीं कर रहे, विच इज कि ये लेट गो कर दें या ये। तो एक पॉसिबल वजह शायद ये हो सकती है। दूसरा एस्पेक्ट इसके अंदर ये भी आ सकता है कि हम शायद उस सिचुएशन में जो जो डायनामिक है बिटवीन द टू पीपल, हम शायद उसको नहीं समझ रहे। जैसे बुजुर्गों के केस में तो बहुत दफा मैंने ये महसूस किया कि वो जब कॉन्वर्सेशंस कर भी रहे होते हैं हमारे साथ, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल होता है, वो हमसे कोई हल नहीं चाह रहे होते उसका। वो तो इनफैक्ट बड़े इसी बात पे बड़े खुश होते हैं कि सुन रहा है कोई बैठ के, और क्योंकि सुन रहा है तो वो सुनाना शुरू कर देता है। और हम शायद ये उस वक्त एहसास करते हैं कि शायद मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या इसका कोई इम्पैक्ट होना चाहिए, या मुझे रेसिप्रोकेट करना है इन टर्म्स ऑफ इमोशन, कि अगर वो मुझे अपनी परेशानी बता रहे हैं तो आई नीड टू शो देम कि मैं भी परेशान हूँ आपके साथ, कि मैं समझ रहा हूँ इस बात को, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में शायद ये दो पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज हैं, फूड फॉर थॉट, कि शायद ये भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। मेरे ख्याल है नौशाबा आप इनको भी ज़रूर नोट कीजिएगा, दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप अगर थोड़ी देर के लिए इस तरह से सोच लें, जो अली कह रहे हैं ना, मैं इसको प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या होगा? प्रैक्टिकली इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं इस इनसे बात करते हुए अपने आप को इसके लिए तैयार कर लूँ कि मैंने सिर्फ़ इस तरह की बातें सुननी है। यानी उनकी प्रॉब्लम्स को सिर्फ़ सुनना है, कुछ नहीं कहना। उनके साथ एम्पैथाइज़ करना है और सुनना है। ना उनका हल करना है, ना उनको ये बताना है कि ये बातें ऐसे निकलने की कोशिश करें। सटल तरीके से ये बताने की कोशिश करें, आपका सुनते रहना जो है, आपका सटल तरीके से बताते रहना जो है, वो मेबी इट कैन हेल्प देम गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट। लेकिन जो अली बात कर रहे हैं, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि समटाइम्स वी जस्ट नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। यानी ये वाला एस्पेक्ट पैदा हो जाए, अगर मैं वो बन सकता हूँ किसी के लिए, तो और मैं ये जब ये अली बात कर रहे थे, तो ये ख़्याल हुआ कि जिधर जिधर मुझे ये एहसास हुआ था लास्ट लास्ट मीटिंग में, क्योंकि सारे लोग जब ये करते हैं तो ये लगता है कि वो टाइम इसलिए ले रहे होते हैं कि उनकी कोई प्रॉब्लम है, और मुझे ये बिकॉज देर आर मैनी पीपल आई बीन कीपिंग देम वेटिंग फॉर सम टाइम। तो क्या मुझे ये मसला हल करने की कोशिश करनी है, ये जो मसला हल करने की कोशिश करनी है, यही वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर रहा है। ये बात ठीक है अली, क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। जी जफर, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी थोड़ी देर पहले आप इमोशंस और थॉट्स पे बात करते हुए बता रहे थे कि ये थॉट्स जो होती हैं वो इमोशंस को ट्रिगर करती हैं, और इमोशंस जो होते हैं वो थॉट्स को ट्रिगर करते हैं। बट आप बता रहे थे कि अगर हम अपनी कंस्ट्रक्शन जो थॉट्स की है उनको फिक्स कर लें तो हम इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। क्या ऐसा भी होता है सर कि हम इमोशंस के ऊपर काम करके थॉट्स को रेगुलेट कर लें? ऐसा कुछ वो होता है? जितना भी काम इमोशन पे होता है ना जी, वो बेसिकली कॉग्निटिव ही होता है। यानी जहाँ तक मैं मेरे इल्म की हद तक वो कॉग्निटिव ही होता है। यानी आप मिसाल के तौर पर उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, या अपनी इमोशंस को इस तरह से आपने देखना है कि मैं अगर अपने विजन को ज़िंदा करूं, बजाय इसके कि इस वक्त की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, अपना विजन सामने ले आऊं, तो उसके नतीजे में मेरी इमोशंस ठीक हो जाती हैं। मैं अपने मेंटल पैटर्न्स पे गौर कर लूं, तो ये सारा जो गौर का एस्पेक्ट है, ये कॉग्निटिव ही होता है। इमोशंस उसका नतीजा है, मतलब इमोशंस वो केमिकल्स हैं जो मेरे एक चीज़ को एक ख़ास तरीके से परसीव करने के नतीजे में पैदा हो रही हैं। ये है जो कॉग्निटिव अप्रोच है। मुझे ये बात बड़ी सेंसिबल लगती है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जो जो फ्रॉइडियन अप्रोच है, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये मुझे ज़्यादा सेंसिबल, ज़्यादा समझ में आती है बात। तो मैं फिर कि अपनी जब थॉट बात करूँगा, अपनी थॉट्स के ज़रिए से ही फिर उसको हम रेगुलेट करेंगे। यानी या मिसाल के तौर पर अपनी थॉट्स को रोकने के नतीजे, जैसे मिसाल के तौर पर
मेडिटेशन करके अपनी थॉट्स को कंट्रोल करके रोक के तो थोड़ा-सा पैसिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे कि मैं क्यों ये इस वक़्त ये फ़ील कर रहा हूँ। ये जो क्यों फ़ील कर रहा हूँ, इसका जवाब आपको आम तौर पे थॉट्स और मेंटल पैटर्न्स में मिलेगा। और कुछ है ही नहीं। मतलब व्हाई एम आई फीलिंग अ सर्टेन वे? कई दफ़ा ऐसा अनकॉन्शियसली फीलिंग जो डेवलप हो जाती है, वो इसलिए डेवलप हो जाती है क्योंकि वो आपकी कॉन्शियस थॉट नहीं होती, वो अनकॉन्शियस थॉट होती है। वो मेंटल पैटर्न जिसे हम कहते हैं, उसके नतीजे में हो जाती है। तो उन चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाना और अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल में कर लेना, ये उस फीलिंग को रेगुलेट करने में मददगार हो जाता है। बट इफ देयर आर अदर वेज़ तो मैं उसका बहुत ज़्यादा ना इल्म रखता हूँ, ना मुझे उसमें बहुत अभी तक कोई दिलचस्पी पैदा हुई है बिकॉज़ दे आर मोर मिस्टिकल इन अ वे। आई को बहुत मेरे उसमें दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ख़ैर अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, देखते हैं। ये अपनी पर्सनल दिलचस्पी इसी में है कि चीज़ों को सोचा जाए, उसको इंटेलेक्चुअल सतह पे राइट, देखा जाए, थॉट राइट। जो अभी र अभी तक आप कह रिफ्लेक्शन। रहे हैं कि आप हाँ, मुझे हमेशा से यही चीज़ें अपील करती हैं। इवन के रिलिजन को पढ़ते हुए भी जब सवाल उठे राइट, तो यही चीज़ ये राइट। चीज़ें समझ आनी चाहिए, रीज़निंग उसकी वाज़ेह होनी चाहिए, तो वो ये सारा काम साधारण थॉट्स में होगा, माइंड में होगा। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। बाकी इसके इमोशंस या फीलिंग्स ये तो इसकी साधारण है कि उसके नताइज हैं, जो वो दिमाग राइट, में चल रहा तो राइट। ये मुझे ये ज़्यादा अपील करता है जो आप जिस अप्रोच को आप पसंद करते हैं। तो जो आप मैं कह रहे हैं इसको अगर जी, किया जाए तो यार मेरी इमोशंस के साथ कुछ मसाइल हैं तो आई हैव टू वर्क ऑन माय थॉट एंड कंस्ट्रक्शंस वो जितनी फिक्स होना शुरू हो जाएँगे इमोशंस उतने जो रेगुलेट होना शुरू हो जाएँगे। ये राइट, आप कह रहे राइट। हैं। देखिए 1-2 चीज़ें हैं जो जो इमोशनल जो अगर बहुत देर तक इमोशंस रेगुलेट अभी जो मैंने आपको बताया, आपको अगर बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाए कंसर्न्स में जीने की, तो आपके जी। अंदर जो ये जो केमिकल्स हैं, कॉर्टिसोल है और इस तरह के केमिकल्स हैं जो कि अपनी लिमिट में अगर रिलीज़ होते रहें तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अगर अपनी लिमिट से ज़्यादा रिलीज़ होने लग पड़े, तो वो एक्चुअली दे कैन बिकम एडिक्टिव। वो ऑटोमैटिकली भी रिलीज़ होने लग पड़ेंगे। तो वो जो हुँ, इमोशनल है ना, इमोशंस आपकी कई दफ़ा आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ना करने के नतीजे में ऑटोमैटिकली इमोशंस पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। यानी आपको बहुत ज़्यादा दुखी रहने का अगर शौक है तो डिप्रेसिव हो जाएँगे आप। बहुत ज़्यादा हुँ, एंग्ज़ायटी का शौक है तो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाएँगे। अब कोई वजह के बगैर एंग्ज़ायटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो हुँ, इसको भी अगर वापस ठीक करना है, तो वापस अपनी थॉट को कंट्रोल करके ही ठीक करना है। यस। ऐसा लगता है मुझे। मुझे वो बात ज़्यादा सेंसिबल ज़्यादा समझ में आती है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम। जी, आज का लास्ट क्वेश्चन अख्तर, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर ये जो अभी जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था सिस्टर ने, उसमें फिर आपने आखिर में बताया कि आप उनको मतलब क्राइम शोल्डर उनको प्रोवाइड कर दें, तो हो सकता है कि वो उनको रोना ही है सिर्फ। तो उसमें एक चीज़ ये हो सकती है जब आप उसको शोल्डर प्रोवाइड करेंगे तो वो शायद इसको ये समझेगा कि ये बंदा मेरे साथ बेसिकली एग्री है, जो भी मैं इसको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो उससे एग्री है, कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बेसिकली आप तो ये चाह रहे होते हैं कि इस बंदे की सलाह हो जाए। तो वो मतलब इस्लाह की तरफ आ ही नहीं रहा और समटाइम ये भी होता है कि जब आप एक पॉइंट ऐसे जो लोग आपको बताएँगे जब उनकी जो उनका जो फ़ोकस होता है वो बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को जब आप ऑलमोस्ट सॉल्व करने वाले होंगे तो वो अपना फ़ोकस चेंज करके कहीं और ले जाएँगे। तो उस सूरत में फिर ये होता है कि जब वो बंदा किसी और से बात करेगा तो उसको लगेगा कि वो बंदा जो ए है, उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा, उसने तो मेरी हाँ में मिलाई। तो वो नेगेटिव असर नहीं डालेगा उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर? ये जो है ना जी एम्पैथी, ये असल में इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर रखनी चाहिए कि एम्पैथी ये नहीं है कि मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। एम्पैथी बेसिकली ये पूरी बात को मैंने वाज़ेह करना है, उसमें मिस इंटरप्रेट कर सकता है जो आपसे बात करने वाला है, जो अपना दुःख का इज़हार कर रहा है, वो मिस इंटरप्रेट कर सकता है इस बात को कि आप मेरे से एग्री कर रहे हैं। लेकिन असल में आपकी बात ये है कि जिस तरह से आप सिचुएशन को देख रहे हैं ना, उस तरह से देखने में वो फ़ीलिंग पैदा होगी जो आपके अंदर पैदा हो रही है। ये है जो पूरी बात है। एम्पैथी का पूरा मतलब ये है कि मैं दूसरे को ये कहूँ कि जिस तरह से आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं, उसके नतीजे में ये फ़ीलिंग पैदा होनी बिल्कुल नेचुरल है। इस पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस। एक आदमी ने ये महसूस किया कि मेरे साथ ज़ुल्म हो रहा है और वो रो रहा है। वो ये नहीं महसूस कर रहा कि असल में जिसने फ़ैसला किया है, उसने ज़ुल्म नहीं किया।
उसने अपनी नज़र में एक बिल्कुल अनबायस्ड फ़ैसला किया, लेकिन चूँकि मेरे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ था फ़ैसला, इसलिए मैं उसको ज़ुल्म समझ रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने कम्युनिकेट कर दी। अब जो उसका दुःख है, जिस तरह से वो दुखी हो रहा है, उस दुःख को सिर्फ़ सुनने की बात कर रहे हैं, जो अली बात कर रहे थे ना, ये शोल्डर टू क्राई ऑन, उसमें आप ये इज़हार नहीं करते कि मैं एग्री कर रहा हूँ। उसमें आप सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि बात सुन रहे हैं और उसके साथ एम्पैथाइज़ कर रहे हैं। एम्पैथाइज़ करने में इस चीज़ को क्लियर रखना है। बाकी वो खतरा उसे मौजूद होता है। जब भी आप इफ यू आर बीइंग एम्पैथिक, तो इसका बहुत इम्कान है कि दूसरा आदमी जो है वो ये समझे कि आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं। बट अगेन, डोंट टेक दिस मीटिंग एज़ द लास्ट मीटिंग। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको आपने हमेशा याद रखना है। इस इंटरैक्शन को जो आज हमारे दरमियान हो रहा है, मैंने जो सारी बातें की हैं, उनमें से बहुत सारी बातें जो हैं हो सकता है कि यहाँ पे मौजूद कुछ लोग मिस इंटरप्रेट कर लें और वो कहें कि मोइज़ की ये राय है। कोई बात नहीं, अगली दफ़ा जब आएँगे और फिर बात होगी, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। इंटरैक्शंस लास्ट इंटरैक्शंस नहीं समझ के, वरना हम डिबेट से पड़ जाएँगे। वो डिबेट से पढ़ना रिलेशनशिप्स के लिए खतरनाक हो जाता है जी। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अ रिलेशनशिप, बट इफ वी कैन डेवलप दैट ट्रस्ट कि हम एक दूसरे की बात सुनने को आमादा हैं, तो कल को हो सकता है आप ज़्यादा क्लियरली अपनी बात दूसरे के सामने रखने की पोजीशन में आ जाएँ इंशाल्लाह। सर बात का जो सब्जेक्ट होता है वो ऐसे होता है कि वो बेसिकली आप, क्योंकि ये जब आप उसको यानी कि कभी भी जब आपने उसको उसका रोना सुना 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 बहुत ज़्यादा सुना, और आप मतलब आपका थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर है, और उससे कोई सोल्यूशन तो ना उसकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है बेसिकली, देखिए मतलब कोई चेंज आ रहा है, और बेसिकली वो और बंदों के लिए भी प्रॉब्लम कर रहा है, और कहीं पे भी जब आप उसने उसको लगा कि आप उसकी बात को नहीं सुन रहे, या उसको वो यानी कि वो ये इंटरप्रेट कर रहा है कि ये मुझसे एग्री नहीं है, वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सर। अच्छा, ये यानी इसको कि मैं वो समझना चाहूँगा। यानी कि फर्ज करें कि आप किसी बंदे को मतलब समझा रहे हैं कोई चीज़, और वो उस बात को समझ नहीं पा रहा। आप फिर ये आपने ये अप्रोच ली, चले मैं इसको सुनता हूँ अब, और वो भी समझ ये रहा है कि ये जो मुझे सुन रहा है बेसिकली मेरी खामोशी को ये ले रहा है बेसिकली कि ये मुझसे एग्री है। राइट, अब वो किसी और पर्सन के पास जाता है और वो बंदा उसको समझाने की कोशिश करता है। उसको लगेगा ये बंदा मेरी बात, क्योंकि जो मैं जो बात कर रहा हूँ उससे एग्री नहीं है, तो ये बंदा मेरा दुश्मन हो गया, वो राइट, बंदा मेरा दोस्त है। अब ठीक। वहां पे क्या होगा, वहां पे अगर इस तरह की ट्रायंगल इसमें, या उस वो बंदा बहुत से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो सबके ही ताल्लुकात को खराब कर देगा। मेरा ख़्याल है कि इस मामले में भी आपको जो इंसान की इस्लाह है ना, इंसान की इस्लाह में मैं और आप सिर्फ़ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसकी इस्लाह कर नहीं सकते हम। उसने अल्टीमेटली इस्लाह के लिए वो सारे काम खुद करने हैं। देखिए, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, वो जो अभी मैंने आपके साथ वाक़या शेयर किया जिसमें कि आई लॉस्ट माय टेम्पर अनफॉर्च्यूनेटली, एंड मैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली जस्टिफ़ाई दैट, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ, उसमें जो फ्रस्ट्रेशन थी वो आ इधर से रही थी कि मैंने इनको 10 चीज़ें बताई और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ये दोबारा उसी सर्कल में मौजूद हैं। जी किधर से निकलेगी ये बात? क्यों हो रहा है ये क्यों फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है? इसलिए कि मेरा ये ख़्याल था कि मैंने मैंने ठीक करना है। यानी जब मैं ये सोच जी लूँगा कि मैंने ठीक करना है, तो ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। जो अली बात कर रहे हैं, मैं उससे इससे इसलिए इत्तेफ़ाक कर रहा हूँ कि मुझे अगर ये ख़्याल रहेगा, और ये मैं दूसरों को भी प्रचार इसी चीज़ का कर रहा होता हूँ, खुद भूल गया मैं इस चीज़ को। ख़्याल रहेगा कि मैंने तो सिर्फ़ इन्फ्लुएंस करना है और मैंने अच्छी कंट्रीब्यूशन देनी है। इसके बाद अल्लाह ताला की तौफ़ीक है और इसकी मेहनत है। अगर इसने मेहनत जी नहीं करनी तो ना करे फिर। यानी आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरा काम लोगों की इस्लाह कर देना नहीं है। मेरा काम लोगों की, अगर वो पसंद करते हैं तो उसकी मदद करना है कि अपनी ज़िंदगी के एटीट्यूड को ठीक डेवलप कर ले। बस इतनी है। मेरा जो भी सर्कल ऑफ अथॉरिटी है इस रिलेशनशिप में, वो ये है कि मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपकी प्रिपरेशन के साथ समझा देने की कोशिश करनी है। इसके बाद आप उसमें क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको अल्लाह तौफ़ीक देगा, आप बिल्कुल ठीक काम कर लेंगे। अभी अगर ये मौका नहीं है तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी का सफ़र अभी जारी है। मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह बेहतरी पैदा हो जाएगी। बट आई हैव टू लीव अ पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस, और वो पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, बहुत सारी। ठीक है जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं जी। हम इसी को
मैं ये क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ। प्लीज़ डू कंसिडर देम और मुझे आपने आकर नेक्स्ट टाइम शेयर करना है कि आपकी क्या राय है इन चीज़ों के बारे में। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह फॉर एवरीवनस रिफ्लेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब।